चथंगचिंग की धुंध भरी रात में वो कुआं आज भी जिंदा है और मैं वहां से लौट कर आया हूं, मगर पूरा नहीं लौटा। ये कहानी मैंने किसी किताब में नहीं पढ़ी, ये मेरे सामने हुई है और मेरी आंखें आज भी उसे भूल नहीं पाती। शायद तुम सोचो कि डर सिर्फ अंधेरे में होता है, लेकिन असली डर तो तब होता है जब रोशनी में कुछ दिख जाए। मेरा नाम देवांश है। चथंगचिंग की एक चाइनीज टेक कंपनी में मैं नेटवर्क इंजीनियर की नौकरी करता था। मेरे साथ मेरी पत्नी मेघना थी और हमारा 7 साल का बेटा रुद्र, जो बहुत कम बोलता था मगर बहुत ज्यादा देखता था। कंपनी ने हमें फेंगदू जिले के पास एक पुरानी बिल्डिंग में चौथी मंजिल पर एक फ्लैट दिया था, जो काफी सस्ता था। मुझे बाद में पता चला कि चीन में 4 का मतलब मौत होता है और उस मंजिल पर कोई चाइनीज परिवार नहीं रहता था। शिफ्ट करने के दिन लिफ्ट में एक बूढ़ी औरत मिली। उसने रुद्र को देखा और कुछ चाइनीज में बड़बड़ाकर सिर हिलाया। मेघना ने मुझसे पूछा कि वो क्या बोल रही थी। मैंने हंसकर कहा, शायद बच्चे को प्यारा बोल रही होगी, कोई बात नहीं। लेकिन उस बूढ़ी औरत की आंखों में प्यार नहीं था, वहां कुछ और था जिसे मैंने उस वक्त समझने से इनकार कर दिया। फ्लैट पुराना था मगर ठीक ठाक था। बस बेसमेंट की तरफ जाने वाला एक दरवाजा हमेशा अंदर से बंद रहता था। सोसाइटी के गार्ड ने इशारे से समझाया कि बेसमेंट में मत जाना, वहां पानी भरा है और कुआं भी है काफी गहरा। पहले 3 दिन सब ठीक रहा। रुद्र ने ड्राइंग बनाई, मेघना ने किचन सजाया और मैंने ऑफिस जाना शुरू किया। चौथी रात को मेघना ने कहा कि बाथरूम का नल अपने आप चालू हो गया था। मैंने कहा, प्लम्बिंग पुरानी होगी, चिंता मत करो। लेकिन अगली सुबह किचन के सिंक में मिट्टी जैसी काली गंदगी थी, जैसे किसी ने जमीन के नीचे से पानी खींचकर डाला हो। रुद्र ने उस दिन एक तस्वीर बनाई जिसमें एक लंबी काली औरत पानी में खड़ी थी। मैंने पूछा, ये कौन है? तो बोला, दीदी। मेघना को वो तस्वीर देखकर ठंड लग गई। उसने कहा, इस बच्चे को यहां कोई दीदी कहां से मिल गई? अभी तो आए हैं। मैंने सोचा बच्चा है, कल्पना करता होगा। लेकिन रात को मैंने खुद बाथरूम में पानी गिरने की आवाज सुनी बिना नल खोले। मैं उठकर गया तो बाथरूम का फर्श गीला था और शीशे पर भाप जमी थी, जैसे किसी ने अभी अभी गर्म पानी से नहाया हो। उस भाप पर एक उंगली से कुछ लिखा हुआ था, चाइनीज में। मैंने फोन से फोटो ली और ट्रांसलेट किया तो लिखा था, बदलो। मुझे अजीब लगा मगर डर नहीं लगा। मैंने सोचा शायद पहले वाले किराएदार का कुछ होगा और मैंने शीशा साफ कर दिया। अगले दिन ऑफिस में मेरी कलीग लियू फैन ने पूछा कि तुम्हारा फ्लैट किस मंजिल पर है? मैंने कहा, चौथी पर है भाई। लियू फैन का चेहरा एक पल के लिए सफेद पड़ गया। फिर उसने जबरदस्ती हंसकर कहा, कुछ नहीं, बस ऐसे ही पूछा था। लेकिन लंच में उसने धीरे से कहा कि उस बिल्डिंग में 7 साल पहले एक चाइनीज लड़की ने बेसमेंट के कुएं में जान दी थी। उसका नाम था पार्क सू यान और लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा अभी भी उस कुएं के पानी में फंसी है, बाहर आना चाहती है। चीन में एक पुरानी कहानी है शुई गुई की। पानी में डूबकर मरा इंसान तब तक भटकता है जब तक कोई और उसकी जगह न ले ले। मैंने लियू फान को कहा कि मैं इन बातों पर यकीन नहीं करता, लेकिन घर लौटते वक्त मेरे हाथ ठंडे पड़ गए थे। उस रात मेघना ने कहा कि रुद्र बालकनी में अकेला खड़ा था और नीचे देखकर किसी से बात कर रहा था, हंस भी रहा था। मैंने रुद्र से पूछा, किससे बात कर रहा था? तो उसने कहा, वो दीदी नीचे खड़ी थी, गीली थी, रो भी रही थी बहुत। मेघना ने मेरा हाथ पकड़ा और बोली, देवांश, मजाक मत समझो, इस बच्चे को कुछ दिख रहा है जो हमें नहीं दिख रहा है। मैंने बालकनी से नीचे झांका, कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर गीले पैरों के निशान थे जो बिल्डिंग के अंदर जा रहे थे। अगली सुबह मैंने देखा कि बेसमेंट का दरवाजा जो हमेशा बंद रहता था, वो हल्का सा खुला हुआ था और अंदर से सीलन आ रही थी। मैंने दरवाजा बंद करके ताला लगा दिया, लेकिन शाम को जब लौटा तो ताला वैसा ही था, मगर दरवाजा फिर खुला मिला। उस रात रुद्र को तेज बुखार आया। उसके होठ नीले पड़ गए और वो बार बार बड़बड़ा रहा था, पानी ठंडा है, बहुत ठंडा है। मेघना रो पड़ी। उसने कहा, देवांश, इस घर में कुछ गलत है, मुझे डर लग रहा है, हमें यहां से जाना चाहिए अभी। मैंने रुद्र को कंबल में लपेटा। उसका माथा इतना ठंडा था कि बुखार नहीं लग रहा था, लग रहा था किसी ने बर्फ रख दी हो।
अचानक घर की सारी लाइट्स एक साथ बुझ गईं और बाथरूम से पानी बहने की आवाज आने लगी, मगर इस बार आवाज तेज थी बहुत। मैंने टॉर्च जलाई और बाथरूम का दरवाजा खोला तो फर्श पर 2 इंच पानी भरा था और वो पानी काला था, बिल्कुल स्याही जैसा। उस काले पानी में मुझे अपना चेहरा नहीं दिखा, किसी और का दिखा, एक लड़की का, जिसकी आंखें खुली थीं और बाल पानी में तैर रहे थे। मैं पीछे हटा और गिर गया। मेघना चिल्लाई। मैंने दरवाजा बंद किया और हम तीनों कमरे में सिमट गए एक दूसरे को पकड़कर। उस रात कोई सोया नहीं। मेघना रुद्र को सीने से लगाए बैठी रही और मैं दरवाजे की तरफ देखता रहा पूरी रात बिना पलक झपके। सुबह होते ही मैंने लियू फान को फोन किया और कहा, मुझे उस लड़की के बारे में सब कुछ बताओ जो कुएं में मरी थी। लियू फान ने बताया कि पार्क सुयान अकेली रहती थी, उसका कोई नहीं था और 7वें महीने की 7वीं रात को उसने कुएं में छलांग लगाई। कहते हैं मरने से पहले उसने दीवार पर लिखा था कि मुझे बदल दो, कोई मेरी जगह ले ले ताकि मैं इस पानी से बाहर निकल सकूं। मेरी रीढ़ में ठंडी लहर दौड़ गई, क्योंकि शीशे पर भी यही लिखा था। मतलब वो अब भी किसी को खोज रही है, अपनी जगह लेने वाले को। और सबसे खतरनाक बात ये थी कि वो रुद्र से बात कर रही थी, एक मासूम बच्चे से जो उसे दीदी कहकर बुलाता था, बिना डरे। मैंने उसी दिन फेंगदू के एक पुराने ताओ मंदिर में जाकर एक बुजुर्ग से मदद मांगी। उनका नाम था मास्टर चेन वेई। चेन वेई ने मेरी बात सुनी, उनकी आंखें बंद हुई, फिर खुली और बोले, 7वां महीना आने वाला है, शुई गुई सबसे ताकतवर तब होती है। उन्होंने कहा, अगर वो बच्चे को पानी तक ले गई तो बदली पूरी हो जाएगी, बच्चा फंसेगा और वो आजाद हो जाएगी हमेशा के लिए। मेरे पैर कांप रहे थे। मेरा बेटा एक शिकार था और शिकारी कोई जिंदा इंसान नहीं, कुएं में फंसी एक बेचैन रूह थी। चेन वेई ने कहा, एक रास्ता है, 7वीं रात को कुएं के पास जाओ, उसका असली नाम पुकारो, लाल धागा बांधो और कागज के पैसे जलाओ। अगर वो नाम सुनकर रुकी तो समझो उसे याद आया कि वो कौन थी। रूहें तब भटकती है जब वो अपना नाम भूल जाती हैं, लेकिन अगर वो नहीं रुकी तो तुम्हें कुएं में उतरना होगा और उसे वहीं बांधना होगा, और उसमें खतरा ये है कि वो तुम्हें छोड़ेगी नहीं। मैं मंदिर से लाल धागा, पीला कागज और धूप लेकर लौटा। मेघना ने सब देखा और बोली, तुम सच में ये करोगे? ये पागलपन है। मैंने कहा, मेघना, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, वो हमारे बेटे के पीछे है और हर रात करीब आ रही है उसके। और उस शाम रुद्र ने फिर कहा, दीदी बुला रही है, वो कह रही है नीचे चलो, पानी में खेलेंगे, बहुत मजा आएगा, बहुत अच्छा लगेगा। मेघना ने रुद्र को जोर से पकड़ लिया और मैंने देखा कि रुद्र की आंखें बदल रही थीं। उनमें कुछ और था, कुछ गहरा और खाली। वो रात थी 6ठे महीने की आखिरी रात और कल से 7वां महीना शुरू होने वाला था। हंगरी गोस्ट मंथ, मुर्दों की आजादी का महीना। आधी रात को मैं उठा तो रुद्र बिस्तर पर नहीं था। मेघना गहरी नींद में थी और फ्लैट का दरवाजा खुला हुआ था पूरा। मेरा दिल इतनी तेज धड़का कि सांस रुक गई। मैं नंगे पांव भागा और सीढ़ियों से नीचे गया। बेसमेंट का दरवाजा खुला था, अंदर अंधेरा था और सीलन की बू इतनी तेज थी कि उबकाई आ रही थी। मैंने टॉर्च जलाई और कुएं की तरफ भागा। रुद्र कुएं की मुंडेर पर खड़ा था, उसके बाल गीले थे और वो नीचे झांक रहा था मुस्कुराते हुए, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। मैंने चिल्लाकर कहा, रुद्र रुक जा, वहीं रुक जा। मगर उसने मेरी तरफ देखा ही नहीं, वो बस नीचे देख रहा था और हंस रहा था। मैंने दौड़कर उसे कमर से पकड़ा और पीछे खींचा। उसका शरीर बर्फ जैसा ठंडा था और कपड़े भीगे हुए थे पूरे पानी से। उसी पल कुएं के अंदर से एक आवाज आई, धीमी, गहरी, औरत की, जिसमें दर्द था, गुस्सा था और एक भयानक खामोशी थी। मैंने जेब से लाल धागा निकाला और कुएं की मुंडेर पर बांधा, फिर कागज के पैसे जलाए और चेन वेई ने जो मंत्र सिखाया था वो बोला। कुएं के अंदर से पानी उबलने लगा, काला पानी ऊपर आने लगा और उसमें एक चेहरा दिखा जो रो रहा था और चीख भी रहा था। मैंने पूरी ताकत से चिल्लाकर कहा, पार्क सू यान,
तुम्हारा नाम पार्क सू यान है? तुम्हें याद है ना तुम कौन हो? बताओ। एक पल के लिए सब रुक गया। पानी रुका, आवाज रुकी, हवा रुकी, जैसे पूरे बेसमेंट ने सांस रोक ली हो एक साथ। फिर कुएं से एक हाथ बाहर आया, लंबा, सफेद, गीला, और उसने मुंडेर पकड़ ली। मैं पीछे हटा मगर भागा नहीं, डर से जम गया। एक लड़की कुएं से बाहर आई, आधी, सिर्फ कमर तक। उसके बाल चेहरे पर थे और उसके मुंह से काला पानी गिर रहा था। उसने सिर उठाया और मुझे देखा। उसकी आंखें सफेद थीं, लेकिन उनमें कुछ बदला, जैसे किसी ने अंदर से रोशनी जला दी हो धीरे से। उसके होंठ हिले और उसने अपना नाम दोहराया, सू यान, बहुत धीमे से, जैसे सालों बाद किसी ने अपनी जबान से अपना नाम लिया हो। मैंने फिर कहा, तुम पाक सू यान हो, तुम यहां फंसी हो, मगर यह बच्चा तुम्हारी जगह नहीं लेगा, तुम्हें जाना होगा। उसकी आंखों से काला पानी बहा, जो शायद आंसू थे। उसने कुएं की मुंडेर छोड़ दी और धीरे धीरे नीचे जाने लगी, वापस अंधेरे में। लेकिन जाने से पहले उसने एक बार रुद्र की तरफ देखा और उसके चेहरे पर एक मुस्कान आई, जो डरावनी नहीं थी बल्कि उदास थी। कुएं का पानी नीचे गया, कागज के पैसे जलकर राख हो गए और लाल धागा मुंडेर पर कस गया, जैसे किसी ने अंदर से बांध दिया हो। मैंने रुद्र को गोद में उठाया। वो बेहोश था, मगर उसका शरीर अब गर्म हो रहा था, धीरे धीरे, जैसे जिंदगी लौट रही हो। मैं सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आया। मेघना दरवाजे पर खड़ी थी। उसने रुद्र को देखा और बिना कुछ बोले मुझसे लिपट गई रोते हुए। उस रात हम तीनों एक कंबल में लिपटे रहे। कोई सोया नहीं, कोई बोला नहीं, बस एक दूसरे को पकड़े रहे सुबह तक। अगले दिन मैंने कंपनी को फोन किया और कहा कि मुझे फ्लैट बदलना है। उन्होंने पूछा क्यों, तो मैंने कोई वजह नहीं बताई। हमने उसी दिन सामान बांधा और एक होटल में शिफ्ट हो गए। रुद्र अब सामान्य था, मगर उसकी आंखों में एक खामोशी आ गई थी। मेघना ने कहा, देवांश, मुझे यहां नहीं रहना, हम वापस चलते हैं इंडिया। और मैंने एक पल भी सोचे बिना हां कह दी, बस चलते हैं। वापसी से पहले मैं एक बार फिर उस बिल्डिंग में गया, अकेला। बेसमेंट तक गया और कुएं के पास खड़ा हुआ आखिरी बार। लाल धागा अभी भी बंधा था, पानी शांत था और कोई आवाज नहीं थी, लेकिन मुझे लगा कोई मुझे देख रहा है नीचे से ऊपर। मैंने धूप जलाई कुएं के पास, हाथ जोड़े और बोला, सुयान, मुझे माफ करना, तुम जहां भी हो, तुम्हें शांति मिले, अब कोई बदली नहीं। लौटते वक्त मैंने पीछे मुड़कर देखा। बेसमेंट के अंधेरे में कुछ हिला, शायद परछाई थी, शायद कुछ और, मगर मैंने वहीं कदम रोक दिए। मैं दौड़कर बाहर आया और पीछे मुड़कर फिर कभी नहीं देखा। कुछ चीजें अधूरी छोड़ देनी चाहिए, उनका अंत नहीं होता कभी। एयरपोर्ट पर मेघना ने मेरा हाथ पकड़ा और बोली, क्या सच में सब खत्म हो गया? मैंने मुस्कुराकर कहा, हां, अब सब ठीक है। लेकिन मैं जानता था कि यह सच नहीं था, क्योंकि कुआं अभी भी वहीं है और लाल धागा हमेशा के लिए नहीं टिकता कभी भी। फ्लाइट में रुद्र खिड़की से बादलों को देख रहा था। अचानक उसने कहा, पापा, दीदी रो रही है। मैंने कहा, कौन? तो बोला, वही दीदी। मेघना ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में वही डर था जो चौथी मंजिल वाली पहली रात को था, बिल्कुल वैसा ही गहरा डर। मैंने रुद्र का सिर चूमा और कहा, सो जाओ बेटा, कोई दीदी नहीं है। मगर मेरे हाथ कांप रहे थे और दिल बैठ रहा था। हम इंडिया लौट आए। दिल्ली में अपने पुराने घर में सब कुछ वैसा ही था जैसा छोड़कर गए थे, सुरक्षित और जाना पहचाना। लेकिन एक रात बाथरूम के शीशे पर मुझे भाप दिखी, बिना गर्म पानी के, और उस पर उंगली से कुछ लिखा था, फिर वो ही शब्द। मैंने जल्दी से शीशा पोंछ दिया। मेघना को कुछ नहीं बताया। कुछ डर ऐसे होते हैं जो बांटने से कम नहीं होते, बढ़ जाते हैं। रुद्र अब स्कूल जाने लगा। सामान्य था, हंसता था, खेलता था, मगर सोते वक्त कभी कभी बड़बड़ाता था, वो एक ही शब्द बार बार। मेघना एक दिन मेरे पास आई और बोली, देवांश, मुझे बताओ, सच में सब खत्म हुआ है ना? मैंने उसे गले लगाया और कुछ नहीं बोला, क्योंकि मैं जवाब नहीं जानता था। शायद कुएं ने उसे आजाद नहीं किया, शायद लाल धागा टूट गया,
शायद बदली अभी बाकी है। और अगर तुम ये सुन रहे हो तो याद रखना, पानी की आवाज अगर आधी रात को सुनाई दे तो पलटकर मत देखना कभी भी।